जय हिंद आप सभी को। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है बिहार मद्य निषेध का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 करने जा रहे हैं, जो कि प्रीवियस ईयर पेपर है, जो कि मुख्य परीक्षा 22/7/2018 को हुआ था। इससे पहले हम जो है 2 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं, तो आइए चलते हैं तीसरे प्रैक्टिस सेट जो कि प्रीवियस ईयर पेपर से है। तो देखना है, पहला नंबर सवाल है। तो पहला नंबर सवाल है, सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो बताना है सुनहरा चावल किस रोग में के बचाव में सहायक होता है। तो सुनहरा चावल बताना है। तो सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। तो एक का राइट आंसर क्या आ जाएगा। तो एक का राइट आंसर क्या आ जाएगा। एक का राइट आंसर हो जाएगा सी। क्या आ जाएगा सी, जीरेप्थेल्मिया। क्या आ जाएगा, जीरेप्थेल्मिया। तो सुनहरा चावल जीरेप्थेल्मिया रोग के बचाव में क्या होता है, सहायक होता है। गोल्डन चावल जो है एक ओरिजा सेटवा चावल का क्या है, एक किस्म है। तो इसमें जो है जीरेप्थेलियम क्या हो जाता है, विटामिन ए की कमी हो जाता है, जिसके कारण सुनहरा चावल खाने से विटामिन ए की क्या हो जाती है, पूर्ति हो जाती है। तो विटामिन ए की कमी के कारण ही क्या पकड़ता है, तो जीरेप्थेलियम नामक बीमारी पकड़ता है। उसके बाद दूसरा नंबर सवाल है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो बताना है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो ओजोन परत के संरक्षण से संबंधित है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कब हुआ था। तो यह प्रोटोकॉल जो हुआ था 1987 में हुआ था। कब हुआ था, 1987 में हुआ था। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो यह सबसे पहले कब लागू हुआ था। तो 1 जनवरी 1987 में जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। लेकिन जो यह लागू कब हुआ था, तो अगर लागू की बात की जाए तो यह जो है लागू जो हुआ था 1 जनवरी 1989 ईस्वी को लागू हुआ था। कब हुआ था, 1 जनवरी 1989 को लागू हुआ था। अगर ओजोन परत की बात की जाए तो इसमें जो है सबसे पहला छिद्र जो देखा गया था, यह जो है 1985 में देखा गया था। ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाया जाता है, और यह ओजोन मंडल हमारे यूवी किरणों को होने से रोकती है। उसके बाद अगला नंबर सवाल है, टाइफाइड या मियादी बुखार फैलता है। तो तीसरा नंबर सवाल है, टाइफाइड या मियादी बुखार फैलता है। तो उसके बाद देखना है, तो बताना है 3 नंबर का टाइफाइड या मियादी बुखार कैसे फैलता है। तो 3 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो 3 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा डी, पौनी खाद्य पदार्थ से जो है मियादी बुखार फैलता है। तो यह मियादी बुखार जो है किस जीवाणु के कारण होता है। तो जीवाणु का नाम क्या है, तो टाइफाइड सॉल्मोनेला। तो जीवाणु का नाम क्या है, तो टाइफाइड सॉल्मोनेला नामक जीवाणु से क्या होता है, फैलता है। उसके बाद अगला नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ कौन सी है। तो निम्नलिखित में से स्वच्छ जल की मछलियाँ बताना है वे कौन कौन सी है। तो 4 का आंसर बताना है। तो इसका ए नंबर रेहू भी हो जाएगा स्वच्छ जल की मछली। उसके बाद कतला भी क्या हो जाएगा, स्वच्छ जल की मछली। उसके बाद इलेक्ट्रिक रे नहीं है। उसके बाद कुत्ता मछली भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी, रेहू और कतला जो है क्या है, स्वच्छ जल की मछलियां हैं। उसके बाद 5 नंबर में है, उसके बाद 5 नंबर देखना है। 5 नंबर में है, वानिकी अनुसंधान संस्थान स्थित है। तो बताना है वानिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो 5 का राइट आंसर बताना है। तो 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो वानिकी अनुसंधान की बात करें तो यह जो है देहरादून में स्थित है। कुछ संस्थान की अगर हम बात करें तो जैसे कि भारतीय सर्वेक्षण विभाग, यह भी कहाँ पर है, देहरादून में है। उसके बाद पेट्रोलियम सर्वेक्षण, जैसे हो गया सर्वेक्षण विभाग, क्या हो गया,
सर्वेक्षण विभाग। उसके बाद हो जाएगा पेट्रोलियम संस्थान कहाँ है, भारतीय पेट्रोलियम संस्थान भी, ये भी कहाँ पर है, तो देहरादून में है। उसके बाद अगर बात किया जाए तो भारतीय मौसम वेधशाला कहाँ पर है, तो पुणे में है। उसके बाद भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। भारतीय खगोल संस्थान कहाँ है, तो बेंगलुरु में है। उसके बाद सूक्ष्म प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर है, तो चंडीगढ़ में है। भाभा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो ट्रॉम्बे में है। उसके बाद 6 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। तो बताना है कौन सी पर्वत चोटी जो है भारत में स्थित है। 6 का राइट आंसर बताना है। तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा कॉमेट। क्या हो जाएगा, कॉमेट जो है पर्वत चोटी भारत में स्थित है। अगर हम कुछ पर्वत चोटी की बात करें तो जैसे नौमचा बरवा कहाँ पर है, तो नौमचा बरवा कहाँ पर है, तो नौमचा बरवा ये कहाँ पर हो जाएगा, ये हो जाएगा चीन में। नौमचा बरवा चीन में हो जाएगा। मकालो कहाँ हो जाएगा, मकालो हो जाएगा नेपाल और चीन के बॉर्डर पर। नेपाल प्लस चीन के बॉर्डर पर हो जाएगा। उसके बाद अन्नपूर्णा की बात करें तो अन्नपूर्णा भी कहाँ पर हो जाएगा, नेपाल में हो जाएगा। अन्नपूर्णा भी नेपाल में हो जाएगा। उसके बाद नंदा देवी भारत में है, नंगा पर्वत भी कहाँ है, भारत में। नंदा और नंगा पर्वत कहाँ पर है, भारत में। उसके बाद भारत में स्थित छोटी कॉमेट है जो कि अन्नपूर्णा कहाँ पर है, नेपाल में है। उसके बाद मकालू भी कहाँ पर है, नेपाल और चीन की सीमा पर है। नोमचा बरवा भी कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, तो चीन में है। तो याद रखना है कॉमेट कहाँ पर है, भारत में है। नंदा और नंगा पर्वत कहाँ पर है, भारत में है। उसके बाद 7 नंबर सवाल है, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। तो 7 का राइट आंसर बताना है। तो 7 का राइट आंसर बताना है कि जापान के योकोहामा शहर में जो किया गया था संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन, तो वह क्या था। तो 7 का राइट आंसर बताना है। तो 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए। प्राकृतिक आपदा नियंत्रण। तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से निपटने के लिए जो है 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य के देशों ने एक सम्मेलन किया था। तो वह सम्मेलन क्या था, तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से कैसे निपटा जा सकता है। अगर राष्ट्रीय आपदा नियंत्रण की बात किया जाए तो राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था, तो एनडीएमए की बात की जाए तो एनडीएमए एक्ट जो लाया गया था, एनडीएमए एक्ट जो लाया गया था यह कब, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। तो यह जो लाया गया था कब लाया गया, तो यह लाया गया था 2005 में। लेकिन लागू कब हुआ था, तो लागू कब हुआ था, यह जो लागू जो हुआ था 2006 में। कब, 2006 में। याद रखना एनडीएमए अधिनियम कब आया था, तो भारतीय, तो याद रखना है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम कब लाया गया था, 2005 में। लेकिन इसका गठन जो हुआ कब हुआ, 2006 में। उसके बाद 8 नंबर में है, भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो भारतवर्ष का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना बताना है कहाँ पर स्थित है। तो भारत का न्यूनमती तेल शोधक कारखाना की अगर बात की जाए तो यह जो है असम में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, यह जो है असम में स्थित है। अगर डिगबोई तेल शोधक के कारखानों की बात करें तो डिगबोई भी कहाँ पर है, तो असम में है। डिगबोई भी कहाँ पर है, असम में है। यह जो है कब स्थापित किया गया था, तो यह जो है 1901 में स्थापित किया गया था। भारत का सबसे बड़ा, अगर पूछा जाए कि सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना कौन सा है, तो सबसे बड़ा तेल शोधक कारखाना जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा, जामनगर। कौन सा हो जाएगा, जामनगर तेल शोधक कारखाना, जो कि कहाँ पर है, गुजरात में है। उसके बाद अगला नंबर सवाल है, 9 नंबर का सवाल है, देखना है। 9 नंबर में है, गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। तो 9 का राइट आंसर बताना है। 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। तो अकबर के कहने पर जो गुलबदन बेगम ने जो है हुमायूंनामा लिखा था। अगर
हुमायूं नामा जो है, हुमायूं नामा मुगल बादशाह हुमायूं की जीवनी है। किसकी जीवनी है? तो हुमायूं की जीवनी है। तो यह किसकी जीवनी है? तो हुमायूं की जीवनी है। जहांगीर की आत्मकथा की बात करें तो जहांगीर की आत्मकथा का क्या नाम है? तुझुके ए, तुझुके ए क्या है? बावरी है। तुझुके ए बावरी है। जहांगीर की आत्मकथा को इसको पूरा किसने किया था? तो पूरा करने के बाद पूछा जाए तो इसको पूरा किसने किया था? तो तुजुके ए बावरी को जो है पूरा जो किया था मोतबिंद खान ने। किसने किया था? मोतबिंद खान ने जो है इसको पूरा किया था। तो लिखा किसने था तुजुके ए बावरी? तो हुमायूं की जीवनी है। और इसको पूरा किसने किया था? तो मोतबिंद खान ने। उसके बाद अगला, सॉरी, बावरी ने तुजुके ए जहांगीरी यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद 10 नंबर सवाल है, सीरी शहर और सीरी दुर्ग, सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो सीरी शहर और सीरी दुर्ग का निर्माण की बात किया जाए तो इसका निर्माण जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है इसका निर्माण कब करवाया था? तो सीरी दुर्ग का निर्माण जो है कब करवाया था? 1303 ईस्वी में। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी जो है 1303 ईस्वी में जो है चित्तौड़ अभियान किया था। और इस पर जो है इसने विजय प्राप्त किया था। कौन सा अभियान? तो चित्तौड़ अभियान किया था। और इसने जो वहाँ पर क्या किया था? विजय प्राप्त किया था। उसके बाद 11 नंबर सवाल है, अकबर के 1567 ईस्वी में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था? तो अकबर ने जो है 1567 ईस्वी में जो है चित्तौड़ पर जो आक्रमण किया था, तो बताना है वहाँ का शासक कौन था। तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? उदय सिंह। तो उदय सिंह जो है चित्तौड़ के आक्रमण के समय जो है वहाँ का शासक था। 1567 से 68 में जब चित्तौड़ अभियान कर रहा था तो वहाँ पर जो है फतेह सिंह और जयमल क्या हो गए थे? शहीद हो गए थे। तो अगर बात की जाए अकबर की, अकबर ने एक और युद्ध जो कि महत्वपूर्ण युद्ध था, हल्दी घाटी का युद्ध। कौन सा युद्ध? हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध बात किया जाए तो यह युद्ध जो हुआ था 18 जून 1576 को। कब हुआ था? 18 जून 1576 को, 76 ईस्वी को हुआ था। इस युद्ध में अकबर का सेनापति कौन था? तो मान सिंह और आसफ खान था। जबकि महाराणा प्रताप का सेनापति कौन था? हकीम खान सूरी था। तो हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। किसके किसके बीच? अकबर और महाराणा प्रताप के बीच लड़ा गया था। उसके बाद 12 नंबर सवाल है, शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो शेर शाह का मकबरा स्थित है। तो 12 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में स्थित है। तो याद रखना है। उसके बाद अगर पूछेगा तो रोहतासगढ़ का किला किससे संबंधित है? तो रोहतासगढ़ का किला भी किससे संबंधित है? शेर शाह। क्योंकि सासाराम कहाँ पर स्थित है? तो ये रोहतास जिला में, बिहार के रोहतास जिला में अवस्थित है। तो अगर शेरशाह ने एक और काम किया था, शेरशाह ने जो है पटना शहर की स्थापना, शेरशाह ने किस शहर की स्थापना? पटना शहर की स्थापना किसने किया था? पटना शहर की स्थापना जो है ये भी किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने किया था। कन्नौज के पास एक नगर बसाया था सूरनगरी। तो सूरनगरी की भी स्थापना किसने किया था? तो सूरनगरी की भी स्थापना किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह से याद रखना, पटना शहर और सूरनगरी की स्थापना किया किसने किया था? तो शेरशाह सूरी ने। उसके बाद शेरशाह की मृत्यु कब हो जाती है? तो 22 मई 1545 ईस्वी में कालिंजर में इसकी मृत्यु हो जाती है। एक और सवाल शेरशाह से पूछा जाता है डाक प्रबंधन के बारे में। शेरशाह सूरी ने जो है डाक प्रबंधन को अच्छी तरीके से व्यवस्थित किया था, इसीलिए इसके समय में डाक प्रबंधन क्या था? सर्वोच्च पर था। उसके बाद 13 नंबर सवाल है, कथा सरित सागर। 13 नंबर सवाल है,
कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो इसके लेखक बताना है। तो कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव। तो इस कथा सरित सागर के लेखक कौन है? तो सोमदेव। उसके बाद है क्षेमेंद्र। उसके बाद क्या है? क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की पुस्तक के नाम बताना है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? वृहत कथा मंजरी जो है क्षेमेंद्र की पुस्तक का नाम है। तो उसके बाद विशाखा दत्त। उसके बाद विशाखा दत्त की पुस्तक की बात किया जाए तो इसके पुस्तक का क्या नाम हो जाएगा? मुद्रा राक्षस। क्या हो जाएगा? मुद्रा राक्षस किसकी बुक है? तो विशाखा दत्त की पुस्तक है। विशाखा दत्त एक जो है गुप्तकालीन लेखक था। किस समय के लेखक थे? गुप्तकालीन लेखक थे। विशाखा दत्त ने मुद्रा राक्षस के अलावा जो एक और पुस्तक देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक किसने लिखी है? तो विशाखा दत्त ने 2 पुस्तक मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम पुस्तक लिखी है। उसके बाद 14 नंबर है, गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो गुप्तकालीन गणितज्ञ व खगोल शास्त्री कौन था? तो 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट जो है एक गुप्तकालीन लेखक था। आर्यभट्ट ने जो एक पुस्तक की रचना किया था, जिस पुस्तक का नाम क्या था? सूर्य सिद्धांत का। क्या है? सूर्य सिद्धांत का। तो सूर्य सिद्धांत का जो किसने पुस्तक की रचना की है? तो आर्यभट्ट ने ही पाई का मान वर्गमूल निकालने की विधि सब किसने बताया था? आर्यभट्ट ने। उसके बाद एक और सवाल याद रखना है, ब्रह्मगुप्त को जो है भारत का न्यूटन का कहा जाता है। भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? ब्रह्मगुप्त को कहा जाता है भारत का न्यूटन किसे कहा जाता है? तो ब्रह्मगुप्त को। उसके बाद 15 नंबर है, निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो निम्न में से कौन जैनियों के 23वें तीर्थंकर थे? तो 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पारसनाथ। तो 23वां तीर्थंकर की बात किया जाए तो 23वां तीर्थंकर कौन था? पारसनाथ। उसके बाद 24वें तीर्थंकर कौन था? और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। अगर पारसनाथ की बात किया जाए तो इसने जो है 4 सिद्धांत दिए थे, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य हो गया, अहिंसा हो गया, अस्तेय हो गया, उसके बाद अपरिग्रह। इन चतुरायन धर्म को जो है किसने दिया था? तो पारसनाथ ने दिया था। लेकिन जो है जैसे ये महावीर स्वामी है, इसमें और एक जोड़ दिया, ब्रह्मचर्य। क्या जोड़ दिया? तो ब्रह्मचर्य। यह क्या हो गया? पंचायन। तो चारों की बात करें तो चारों किसने दिया था? पारसनाथ ने। जबकि 5वां किसने दिया? तो महावीर स्वामी ने। इसीलिए इसे जैन धर्म का पंच महाव्रत कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? पंच महाव्रत कहा जाता है। उसके बाद 16 में है, निम्नलिखित में से किसने हिंदी भाषा को भारत के राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकारा व पहले बार स्वराज शब्द का प्रयोग किया? तो 16 का राइट आंसर बताना है। तो स्वराज शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती की बात किया जाए तो इसका एक कथन है, विदेशी शासन कितना भी अच्छा क्यों न हो, स्वदेशी राज से बेहतर नहीं हो सकता है। ये कथन किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का। उसके बाद स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में बात की जाए तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किया था। क्या किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद अगर कांग्रेस की बात किया जाए तो स्वदेशी का प्रस्ताव सबसे पहले कब किस अधिवेशन में पास किया था? तो 1906 में। तो स्वदेशी का प्रस्ताव सबसे पहली बार पास किया था 1906 के कांग्रेस अधिवेशन में। स्वदेशी का प्रस्ताव पास किया था। अगर
अगर स्वराज शब्द की बात किया जाए तो स्वराज शब्द का प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उसके बाद 1929 ईस्वी में लाहौर के कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करता है। तो 1929 ईस्वी में जो है पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कब पारित करता है? तो 1929 ईस्वी में। उसके बाद 16 के बाद है 17 में अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी। तो अखिल भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष पूछी है, तो भारतीय महिला अध्यक्ष बताना है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोजिनी नायडू। तो जितने भी कांग्रेस अधिवेशन हुए हैं उनमें से केवल 3 महिला जो कि कांग्रेस की अध्यक्षता की है, तो वह कब कब की है? तो याद रखना है, तो 1916 याद रखना है, सॉरी 1917 याद रखना है, उसके बाद 1925 याद रखना है, उसके बाद 1933 याद रखना है। 1917 में क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट। क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। उसके बाद 1925 में जो है सरोजनी नायडू हो जाएगा। कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू हो जाएगा। उसके बाद 1933 में कौन हो जाएगा? नलिन सेन गुप्ता हो जाएगा। कौन हो जाएगा? नलिन सेन गुप्ता। तो इन तीनों महिलाओं ने जो है भारतीय कांग्रेस की क्या की है? अध्यक्षता की है। तो अगर पहली भारतीय पूछे तो कौन हो जाएगा? सरोजनी नायडू। अगर केवल महिला अध्यक्ष पूछे तो कौन हो जाएगा? एनी बेसेंट हो जाएगा। एकमात्र अधिवेशन 1924 का बेलगांव अधिवेशन की बात करें तो यह एकमात्र अधिवेशन था जिसमें कि महात्मा गांधी ने खुद से अध्यक्षता की थी। उसके बाद 18 नंबर सवाल है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दिया? तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में जो है नाइटहुड की उपाधि त्याग दिया था। उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड की बात किया जाए तो यह कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऐसे ही कैसर ए हिंद की उपाधि जो है असहयोग आंदोलन के दौरान गांधी जी ने लौटा दिया था। इसके बाद असहयोग आंदोलन के दौरान जमनालाल बजाज ने भी राय बहादुर की उपाधि लौटा दिया था। जालियांवाला बाग हत्याकांड जालियांवाला बाग हत्याकांड के जब हुआ था इसके लिए एक समिति का गठन किया गया था। तो इसके लिए एक समिति क्या था? हंटर समिति। क्या था? हंटर समिति का गठन किया गया था। तो पूछता है कि जालियांवाला हत्याकांड के की जांच के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो हंटर समिति। उसके बाद 19 नंबर सवाल है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने? तो यह कितने प्रांतों में? तो 8 प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडल बने। तो अगर बात किया जाए तो पांच प्रांतों में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिला, जबकि 3 प्रांतों में जो है गठबंधन करके बनाया। उसके बाद 5 प्रांतों की बात किया जाए तो जैसे हो गया बिहार, हो गया मध्य प्रांत, हो गया उड़ीसा और मद्रास में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ। उसके बाद पंजाब में बात किया जाए तो पंजाब में जो यूनियनिस्ट पार्टी ने सिकंदर हयात खां के नेतृत्व में जो है वहाँ सरकार बनी। उसके बाद बंगाल में कौन जीती थी? तो बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी जीती थी, बहुमत प्राप्त किया था। उसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? फजलुल हक प्रधानमंत्री बने थे। उसके बाद 20 नंबर में है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना जो हुई थी 1906 में हुई थी। कब हुई थी? 1906 में हुई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? तो ढाका में हुई थी। तो सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुई थी। किसकी अध्यक्षता में हुई थी? सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन 1940 में जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है 1940 में अध्यक्षता की थी और इसी अधिवेशन में 2 राष्ट्र का प्रस्ताव पारित किया था। 1940 के लाहौर अधिवेशन में ही जो है 2 राष्ट्र का मतलब भारत और पाकिस्तान का जो है प्रस्ताव पास किया था। उसके बाद 21 नंबर का सवाल है,
प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? तो प्रार्थना समाज के संस्थापक की बात करें तो महादेव गोविंद रनाडे थे। कौन थे? महादेव गोविंद रनाडे थे। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई थी? तो 1867 ईस्वी में आत्माराम पांडुरंग और एम.जी. रनाडे ने की थी। उसके बाद पुनः सार्वजनिक सभा, एक और सभा है पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना जो है, पुनः सार्वजनिक सभा की स्थापना 1870 ईस्वी में इसको किसने किया था? एम.जी. रनाडे ने ही किया था, महादेव गोविंद रनाडे ने ही किया था। उसके बाद एक है ज्योतिराव फुले ने 1873 ईस्वी में, ज्योतिराव फुले ने 1873 ईस्वी में, ज्योतिराव फुले ने 1873 ईस्वी में जो है एक सत्यशोधक समाज की स्थापना किया था। कौन सी समाज? सत्यशोधक, जो कि बहुत ही बार बार पूछा जाता है। तो सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने किया था? तो ज्योतिराव फुले ने किया था। उसके बाद 22 नंबर सवाल है, गांधी जी की दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख और वर्ष है? तो गांधी जी की दांडी यात्रा, तो 22 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, 12 मार्च 1930 ईस्वी को। उसके बाद दांडी मार्च की बात किया जाए तो गांधी जी ने 78 अनुयायियों के साथ 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी मार्च प्रारंभ किया था और यह यात्रा जो है 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930, 6 अप्रैल 1930 को जाके पूरा हुआ। उसके बाद 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता है, किसके बीच? गांधी इरविन समझौता होता है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करें तो 2 चरणों में यह चलाया गया था, 6 अप्रैल 1930 से लेकर 5 मार्च 1931 तक, और दूसरा चरण जो हुआ था यह 3 जनवरी 1932 से लेकर कब हुआ था? उसके बाद अप्रैल 1934 तक, अप्रैल 1934 तक। तो पूर्ण रूप से अगर बात की जाए तो असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब समाप्त हुआ था? तो 1934 में। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन जो है, यह जो है जितने भी सदस्य देश होते हैं उसके द्वारा वित्तीयन किया जाता है। उसके बाद 25 नंबर हमें है, बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक कहलाती है। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति की संयुक्त घटक क्या कहलाती है? तो 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्टैगफ्लेशन। उसके बाद 26 नंबर में है, बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? CRR कम कर दी जाए, CRR कम कर दी जाए तो क्या हो जाएगा? बैंक दर बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा। उसके बाद 27 आंसर में है, निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत्न नहीं है? तो कौन सा महारत्न नहीं है? तो बताना है BSNL महारत्न नहीं है। बाकी बात भेल, गेल और सेल, ये तीनों क्या है? महारत्न है, लेकिन BSNL महारत्न नहीं है। उसके बाद अभी वर्तमान में बात की जाए भारत में महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? तो महारत्न कंपनी की संख्या अभी कितनी है? तो 14 है। महारत्न कंपनी की संख्या कितनी है? अभी 14 है। सभी सबसे नवीनतम महारत्न कंपनी की बात किया जाए तो कौन है? 14वां HAL, हिंदुस्तान एरो लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है। उसके बाद 28 नंबर सवाल है, निम्न में से बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। तो 28 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संबंध में गलत है। तो इसका सूचकांक के 3 आयाम स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर, ये बिल्कुल सही है। सूचकांक में प्रत्येक आयाम को समान भार दिया जाता है, ये भी बिल्कुल सही है, समान भार दिया जाता है। सूचकांक में 10 प्रचाल शामिल है, ये भी सही है, लेकिन प्रत्येक प्रचाल को समान भार दिया गया है, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक समान भार नहीं दिया गया है। उसके बाद 29 का बताना है, 29 में है, भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो 29 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा BPC महालनोबिस जो है भारतीय नियोजन के वास्तुकार थे। तो दूसरी पंचवर्षीय जो अगर बात किया जाए तो दूसरी पंचवर्षीय योजना जो किस मॉडल पर आधारित थी? तो किस मॉडल पर आधारित थी? तो PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। एक है राष्ट्रीय नियोजन समिति, राष्ट्रीय
राष्ट्रीय नियोजन समिति। राष्ट्रीय नियोजन समिति जो है कब आया था, तो यह आया था 1938 में, जो है किसकी अध्यक्षता में बात किया है, तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में आया था। उसके बाद 15 मार्च 1950, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुआ था, 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की स्थापना हुआ था। एक राष्ट्रीय नियोजन समिति याद रखना है 1938 में आया था, किसकी अध्यक्षता में, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में। और जो योजना आयोग की स्थापना जो हुआ था 15 मार्च 1950 में। तो उसके बाद अगला नंबर सवाल है 30 नंबर है, निम्न में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो 30 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना। उसके बाद 31 नंबर सवाल है, तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है। तो तिलहन में उत्पादन की वृद्धि का क्या कारण है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पीली क्रांति के कारण जो है तिलहन में उत्पादन हुआ था। तो पीली क्रांति की बात किया जाए तो पीली क्रांति कब आया था, तो 1986 में आया था। कब आया था, 1986 में आया था। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है, तो श्वेत क्रांति का संबंध दूध से है। किससे है, तो दूध से है। उसके बाद जो है नीली क्रांति का संबंध पूछे तो ये मछली उत्पादन से किससे है, तो मछली उत्पादन से पूछे। उसके बाद भूरी क्रांति, भूरी क्रांति की बात किया जाए। उसके बाद 32 में भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है, तो शिशु मृत्यु दर जो है, तो 32 का राइट आंसर बताना है तो क्या आ जाएगा, केरल। केरल में जो है शिशु मृत्यु दर सबसे कम है। उसके बाद अगला नंबर सवाल है 33 नंबर, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है, तो बताना इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो जेनेवा में जो है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो विश्व व्यापार, इसकी स्थापना जो हुई थी, अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए तो कब हुई थी, 1948 में, जो किस नाम से हुई थी, गेट के नाम से जो इसकी स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना जो किसके नाम से हुई थी, गेट के नाम से हुई थी। लेकिन जो 1995 में 1 जनवरी 1995 में इनका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, WTO, वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, क्या कर दिया गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। WTO जो है विश्व की व्यापार की सर्वोच्च संस्था है। उसके बाद अगला नंबर सवाल है 34 नंबर सवाल है, बताना है दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो इस त्रिभुजों की कुल संख्या कैसे निकालते हैं, 1 2 3। अगर ऐसी आकृति रहे तो जितनी त्रिभुज होगी उसमें 2 से गुना कर, 4 2 8, इसमें कितना हो गया 8, इसमें भी 8 हो जाएगा, इसमें भी 8 हो जाएगा। उसके बाद जहाँ पर जुड़ता है वहाँ पर क्या गो बनता है, 2 2 गो, 2 2 गो, तो कितना हो जाएगा, 24 जोड़ 4 कितना हो गया, तो टोटल जो है कितनी हो जाएगी, तो 28 हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, 34 का डी। उसके बाद 35 नंबर में है, भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया। तो 35 का राइट आंसर बताना, 35 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो मौलिक कर्तव्यों को जो है 4 का ए में जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। तो मौलिक कर्तव्य जो है किस देश से लिया गया है, तो यह रूस से लिया गया। किससे, जिसे पहले बोला जाता था USSR, पूर्व सोवियत संघ। तो जो है 42वां संवैधानिक संशोधन 1976 के द्वारा जो है 4A को जोड़ा गया, किस समिति की सिफारिश पर, तो स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। जब जोड़ा गया था उस समय जो 10 मौलिक कर्तव्य थे, लेकिन बाद में 1 जोड़ा गया। अभी वर्तमान में कितनी मौलिक कर्तव्य है, तो यह जो जोड़ा गया था 86वां संवैधानिक संशोधन, 86वां संवैधानिक संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो वर्तमान में अभी मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो 11 मौलिक कर्तव्य है। उसके बाद 36वें, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। उक्त कथन किस विचारक का है, राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है। तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, हेगल। हेगल जो है, हेगल ने ही कहा था राज्य जो है पृथ्वी पर ईश्वर का क्या है, अवतार है। उसके बाद अगला नंबर सवाल है, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया था, तो 37 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, 13 दिसंबर 1946 को जो उद्देश्य प्रस्ताव
उद्देश्य प्रस्ताव पास किया गया उद्देश्य प्रस्ताव जो है प्रस्तुत किया गया था, लेकिन पास कब हुआ था? तो 22 जनवरी 1947 को, याद रखना, यह पास हो गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव की बात किया जाए तो इसको किसने प्रस्तुत किया था? तो यह जो है उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और जब प्रस्तुत किया गया था तो 22 जनवरी 1947 को यह पारित हो गया था। इसके बाद अगला नंबर है 38 नंबर में है, स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान जो है पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? तो 38 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा बी, 1929 में जो पूर्ण स्वराज के लक्ष्य की घोषणा किया गया था। यह जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है पूर्ण स्वराज लक्ष्य की घोषणा किया गया था। 1929 में कहाँ पर अधिवेशन हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ पर? लाहौर में हुआ था। उसके बाद 39 में है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा। ये थे अस्थायी अध्यक्ष। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष। कब बनाया गया था? तो 9 दिसंबर 1946 को बनाया गया था। फिर 11 दिसंबर को किसे बनाया जाता है? जवाहरलाल नेहरू को जो है अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। उसके बाद है 40 में, किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन का प्रणाली प्रारंभ हुआ। तो बताना सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का प्रारंभ कब से हुआ? तो 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। तो सबसे पहले किसे मिला था? तो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के आधार पर जो है सबसे पहले मुस्लिमों को अलग निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। सबसे पहले किसे दिया गया था? मुस्लिमों को दिया गया था। तो यह जो है किस मिंटो अधिनियम के तहत जो है मुस्लिमों को जो है आरक्षित सीट दे दिया गया। अगर बात करें सांप्रदायिकता का जनक किसे कहा जाता है? तो सांप्रदायिकता का जनक जो है मार्ले को कहा जाता है। मिंटो को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो मिंटो को कहा जाता है। उसके बाद 41 नंबर में है, निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक नहीं है? तो 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, अधिगृहित संपत्ति। उसके बाद है 42 में, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को संबोधित करता है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर। तो संविधान के अनुच्छेद 93 के द्वारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष के पदों की चर्चा की गई है। अगर प्रथम अध्यक्ष की बात किया जाए तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वे कौन थे? जीवी मावलंकर। कौन थे? जीवी मावलंकर। ये जो है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद 43 में है, भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? तो भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है? 43 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंजाब। पंजाब में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका नहीं है, जबकि बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, जम्मू और कश्मीर में जो है द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। अगर बात किया जाए तो कुल कितने राज्य में यह व्यवस्था है? तो कुल 6 राज्यों में यह व्यवस्था है। तो वे कौन कौन से राज्य हो जाएंगे? तो यूपी हो जाएंगे, बिहार हो जाएंगे, उसके बाद कौन से हो जाएंगे? महाराष्ट्र हो जाएंगे, महाराष्ट्र के बाद क्या हो जाएंगे? कर्नाटक हो जाएंगे, कर्नाटक के बाद क्या हो जाएंगे? तेलंगाना हो जाएंगे, तेलंगाना के बाद क्या हो जाएगा? तो ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा। इन 6 राज्यों में जो द्विसदनीय व्यवस्थापिका है। उसके बाद 44 नंबर में है, कौन से मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर, 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो है केवल भारतीय नागरिकों के को देता है। इसके अलावा जितने भी मौलिक अधिकार है भारतीय और विदेशी दोनों को प्राप्त है, यह केवल भारतीयों को प्राप्त है। उसके बाद है 45 में है, राज्यसभा में 11 सदस्यों
सत्य कथन चुनना है। क्या चुनना है? सत्य कथन। राज्यसभा में 11 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। प्रत्याशी को उसी राज्य का होना चाहिए जहां से वह राज्यसभा व चुनाव लड़े हैं। राज्यसभा को भंग किया जा सकता है। लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। तो 45 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। तो राष्ट्रपति लोकसभा में जो है 2 सदस्य मनोनीत करते हैं। उसके बाद 46 में सत्य कथन चुनिए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। उसके बाद वित्त आयोग को संसद नियुक्त करते हैं। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। हर 6 वर्ष बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो 46 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। वित्त आयोग संवैधानिक निकाय। कैसी निकाय है? संवैधानिक निकाय। उसके बाद 47 में राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितना सदस्य चाहिए? तो इसमें सदस्य कितना चाहिए? 25 सदस्य चाहिए गणपूर्ति के लिए। उसके बाद 48 नंबर सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव डालता है? तो कौन सा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव डालता है? तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। एंथैल्पी में परिवर्तन जो है अभिक्रिया की दर पर कोई प्रभाव डालता है। तो उसके बाद 49 में है, कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो 49 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। फुलेरिन्स जो है, फुलेरिन्स जो है कार्बन नैनोट्यूब जो है एक संरचनात्मक परिवार का सदस्य है। उसके बाद 50 में कॉपर के किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं है? तो 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। बेल धातु में जो है जस्ता नहीं पाया जाता है। बेल धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है। यह जो है तांबा एवं टीन, यह जो है तांबा और टीन का बनाया जाता है बेल धातु। पित्तल जो है तांबा और जिंक का बनाया जाता है। तांबा और जिंक का बनाया जाता है। तांबा और जिंक का बनाया जाता है। उसके बाद जर्मन सिल्वर की बात किया है तो जर्मन सिल्वर में तांबा, जिंक और निकेल। तांबा हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद निकेल, इन तीनों से कौन बनाया जाता है? तो जर्मन सिल्वर बनाया। तो उसके गन मेटल की बात किया है तो तांबा, जिंक और टीन। तांबा हो गया, जिंक हो गया, उसके बाद टीन। तांबा, जिंक और टीन जो है गन मेटल बनाया जाता है। उसके बाद 51 में फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर किसके कारण होता है? तो 51 का राइट आंसर हो जाएगा ए। एस्बेस्टस के कारण फेफड़ों का सफ़ेद कैंसर होता है। उसके बाद 52 में है, संसद की प्राक्कलन समिति है। तो 52 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 52 का राइट आंसर हो जाएगा ए। संसद की प्राक्कलन समिति क्या है? अस्थाई समिति है। प्राक्कलन समिति क्या है? अस्थाई समिति। प्राक्कलन समिति में बात किया जाए तो प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। कुल कितने सदस्य होते हैं? 30 सदस्य होते हैं। प्राक्कलन समिति जो है संसद की सबसे बड़ी समिति है, सबसे बड़ी समिति है। प्राक्कलन समिति की जो है जुड़वा बहन कौन होती है? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति जो ये जुड़वा बहन होती है। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 22 सदस्य होते हैं। एक होता है लोक उपक्रम समिति। लोक उपक्रम समिति में भी कितने सदस्य होते हैं? 22। तो संसद की 3 समितियों, मुख्य रूप से अस्थाई समिति जो है 3 गो है, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और लोक उपक्रम समिति। प्राक्कलन समिति में 30 सदस्य है, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य है, उसके बाद लोक उपक्रम समिति में 22 सदस्य हैं। उसके बाद 53 में है, वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग के संदर्भ में गलत कथन चुनिए। तो वित्त आयोग द्वारा की गई सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है, यही गलत है, बाध्यकारी नहीं होती है। तो 53 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ए। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष पद की योग्यता संविधान से निर्धारित की, सही बात है। उसके बाद है, अभी तक 15 वित्त आयोग का गठन किया जा चुका है। 15 वित्त आयोग का गठन, ये भी सही बात है। 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल जो 2021 से कब तक है? 2026 तक। संविधान के अनुच्छेद 280 के अनुसार वित्त आयोग का गठन किया जाता है, ये भी बिल्कुल
सही है, ये भी बिल्कुल क्या है, सही है। उसके बाद 54 नंबर में है, यदि ग्रेटर देन का मतलब जोड़, लेस देन का मतलब घटाओ, जोड़ मतलब भागा हो तो 13 ग्रेटर देन 8 लेस देन 6 प्लस 2 का मान क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, सी 18। उसके बाद 55 में है, उसके बाद 55 में अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुक्रम में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो अनुक्रम में गलत संख्या बताना है, 7 है, 15 है, 32 है, 65 है, उसके बाद 38 है। तो देखना ये कौन कौन सा रूल फॉलो कर रहा है। तो इसका देखना, गुना 2 करके जोड़ 1, 7 गुना 2 जोड़ 1, उसके बाद 15 गुना 2 जोड़ 2, 15 गुना 2 जोड़ 2 32, फिर 32 गुना 2 जोड़ क्या आ जाएगा 3, 32 गुना 64, 3 67। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 65। ये राइट आंसर हो जाएगा। 56 का क्या आ जाएगा 65, कहाँ पर ए नंबर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। 57 में, यदि नवीन कहता है कि मोहन की माता मेरी माता की इकलौती पुत्री है, तब नवीन का मोहन से क्या संबंध है। तो 57 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मामा। उसके बाद 58 में है, रमन पश्चिम की ओर 10 किलोमीटर, इधर है पश्चिम, पश्चिम की ओर कितना किलोमीटर 10 किलोमीटर चलता है। अब बाएं तरफ सा 15 किलोमीटर चलता है, कितना किलोमीटर 15 किलोमीटर। उसके बाद है, पुनः वह बाईं ओर मुड़ता है और 20 किलोमीटर चलता है, कितना किलोमीटर 20 किलोमीटर। अब उसकी दिशा कौन सी है, तो दिशा कौन सी हो जाएगी, तो पूर्व दिशा हो जाएगी। उसके बाद 59 में है, निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। निम्न विकल्पों में से एक का चयन कर श्रेणी को पूर्ण करें। तो देखना है यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो ए का क्या आता है 1, डी का क्या आता है 4। तो यहाँ पर कितने का अंतर है, तो 3 का अंतर है, तो 3 का स्क्वायर, अंतर का स्क्वायर कर दिया है। जैसे जी 7 है, एल 12 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 का स्क्वायर, टी 20 है, जेड 26 है, अंतर 6, 6 का स्क्वायर। यहाँ पर देखना है वही बात। तो पहले तो स्क्वायर तो कहीं भी नहीं, ये सब स्क्वायर नहीं है, तो केवल सी वाला आंसर 1 का स्क्वायर, एक इसी में होता है, और अंतर भी कितना का है 1 का। उसके बाद 60 में है, यदि घड़ी में दर्पण प्रतिबिंब में समय 11:40 दिखाती है, तो घड़ी में वास्तविक समय क्या है। तो वास्तविक समय निकालने के लिए कितने में घटाते हैं, 23 घंटा 60 मिनट में कितना घटाएंगे 11 घंटा 40 मिनट। 0 6 4 गया 2, 3 में गया 2, 2 में गया 1। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 12 20, क्या हो जाएगा 12 20, 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए। उसके बाद 61 में है, उसके बाद 61 में, निम्न में से किस रासायनिक अभिक्रिया में नाइट्रोजन का अपचयन नहीं होता है। तो 61 का राइट आंसर क्या आ जाएगा डी, NH4+। उसके बाद 62 में, क्योटो प्रोटोकॉल का उद्देश्य निम्न में से किसकी मात्रा कम करना है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का क्या उद्देश्य था, तो 62 का राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। तो ग्रीन हाउस गैस को जो है कम करना था। तो क्योटो प्रोटोकॉल की बात किया जाए तो यह प्रोटोकॉल जो हुआ था, यह प्रोटोकॉल कब हुआ था, तो यह प्रोटोकॉल जो 1997 में जो है जापान के क्योटो शहर में, कौन सा शहर, क्योटो शहर में हुआ था। इसको कैसे याद रखना, 97 से 57 याद रखना। 57 क्या होते हैं, क्यूट होते हैं, तो 57 क्या होते हैं, क्यूट होते हैं। तो क्योटो प्रोटोकॉल कब हुआ था, 1997, 1997। उसके बाद एक सम्मेलन और हुआ था 1987 में, याद रखना है। एक हुआ था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, यह जो है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कनाडा में हुआ था 1987, 10 97 याद रखना है। 87 में हुआ था कौन सा, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। 87 10 97, 97 में क्योटो प्रोटोकॉल। 87 में यहाँ भी 57 है, तो पहले माँ आती है तभी क्यूट बच्चे आते हैं। तो पहले तो 1987 में क्या हो जाएगा, माँ वाला हो जाएगा, 87 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल। उसके बाद है 63 में, ऊर्जा का स्तूप होता है। तो ऊर्जा का स्तूप होता है, तो ऊर्जा का स्तूप कैसा होता है, तो ऊर्जा का स्तूप हमेशा क्या होता है, सीधा होता है। उसके बाद 64 नंबर में है, परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट के निर्माण में किस पेड़ के काष्ठ का उपयोग होता है। तो बताना है परंपरागत रूप से क्रिकेट बैट बनाने में जो है किसका उपयोग होता है। तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा विलो, क्या आ जाएगा, विलो पेड़ से जो है क्रिकेट के बैट बनाए जाते हैं।
क्योंकि विलो के पेड़ के लकड़ी जो होते हुए क्या होते हैं, हल्के होते हैं। उसके बाद 65 नंबर सवाल है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या हो जाएगा? तो 65 का राइट आंसर बताना है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा सी, नेलेम्बो न्यूसी फेरा। तो भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो नेलेम्बो न्यूसी फेरा। उसके बाद 66 में है, जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता कौन कहलाते हैं? तो जीव विज्ञान के पिता अरस्तु को कहा जाता है। अरस्तु को ही जूलॉजी का जनक भी कहा जाता है, अरस्तु को ही जूलॉजी का जनक भी कहा जाता है। उसके बाद बायोलॉजी शब्द का प्रयोग जो किसने किया था? तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग की बात किया जाए तो बायोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले जो है लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। किसने किया था? लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। उसके बाद वनस्पति विज्ञान का जनक जो है कौन है? वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। इसकी वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस। और थियोफ्रेस्टस की एक पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटरम। तो हिस्टोरिया प्लांटरम जो है किसकी पुस्तक का नाम है? हिस्टोरिया प्लांटारम किसकी पुस्तक है? तो थियोफ्रेस्टस की पुस्तक है। उसके बाद 67 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा एक कूट फल है? तो एक कूट फल बताना है कौन सा है। तो 67 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? ड्रम्प जो है एक कूट फल है। उसके बाद 68 में कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। तो 68 में बताना है कीट भक्षी पादप का आंसर क्या आ जाएगा? तो भी नेफेंथी जो है कीट भक्षी पादप का उदाहरण है। उसके बाद 69 में है, निम्नलिखित में से कौन सी शर्त 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट का अंग नहीं था? तो 69 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो इसका राइट आंसर बताना है। तो 1813 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापारिक अधिकार आंशिक रूप से समाप्त कर दिया गया। ये भी सही है, ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में व्यापारिक अधिकार पूर्ण रूप से, यही गलत है, पूर्ण रूप से यहाँ पर क्या एक अंग नहीं था। तो बी का ही हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा आंसर? इसका क्या आ जाएगा? बी नंबर। पूर्ण रूप से समाप्त का हुआ था 1800, पूर्ण रूप से जो है इसका समाप्त जो हुआ था कब हुआ था? 1858 के अधिनियम के द्वारा कंपनी का शासन पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। तो अगर पूछा जाए तो 1813 के अधिनियम के द्वारा, इसी अधिनियम के द्वारा भारत में शिक्षा पर जो है 1 लाख रुपये सालाना खर्च रखने का प्रावधान किया गया। इसके बाद धर्म प्रचार की अनुमति इसी के द्वारा दिया गया। इस अधिनियम के द्वारा जो है कंपनी के साथ व्यापार और चाय के व्यापार के साथ केवल आंशिक रूप से अधिकार रखा गया। उसके बाद 70 नंबर है, एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। अगर मीटर में पूछेगा तो इसका क्या हो जाएगा? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। उसके बाद 71 नंबर है, निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल है? अगर रॉकेट प्रणोदन में कौन सा नियम शामिल है? तो न्यूटन का क्या हो जाएगा? तीसरा नियम जो है रॉकेट प्रणोदन में शामिल है। उसके बाद 72 नंबर सवाल है, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल के वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? तो वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य कौन सा करता है? तो कौन सा ग्रह हो जाएगा? तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 72 का राइट आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति जो वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है। और सबसे बड़ा ग्रह भी कौन सा हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। उसके बाद जो है 73 नंबर सवाल है, यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेमी सामान्य दाब से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा। तो बताना इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यदि वायुमंडल दाब पारा के 76 सेंटीमीटर से अगर नीचे हो जाए तो पानी किस तापमान पर उबलेगा? तो 73 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए, 100 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान पर क्या हो जाएगा? पानी उबल जाएगा। उसके बाद 74 नंबर है, सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है?
तो सूर्य एवं तारों में जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नाभिकीय संलयन जो है सूर्य एवं तारों में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। अगर परमाणु बम की बात किया जाए तो इसमें क्या होता है? तो यह जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। किस पर होता है? नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। उसके बाद 75 नंबर सवाल है, पेयजल में निम्न में से किसकी अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो पेयजल में किसकी कम अधिकता के कारण जो है ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है? तो 75 का राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। नाइट्रेट की अधिकता के कारण क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। क्या होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसी तरह कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा रोग होता है? तो कैडमियम की अधिकता के कारण कौन सा होता है? इटाई। उसके बाद पारा की अधिकता से क्या होता है? पारा की अधिकता से क्या होता है? मिनीमता हो जाता है। क्या हो जाता है? मिनीमता हो जाता है। उसके बाद जो है आर्सेनिक की अधिकता के कारण जो है आर्सेनिक की अधिकता के कारण अभी के समय में जो है क्या ज़्यादा मात्रा में हो रहा है? तो कैंसर की मात्रा क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। उसके बाद 76 में है ब्रटलैंड रिपोर्ट जो सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक है। तो ब्रटलैंड रिपोर्ट के सतत विकास के संदर्भ में उसका शीर्षक क्या है? तो 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, आवर कॉमन फ्यूचर। उसके बाद 77 में प्रत्येक वर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। याद रखना है 3 डेट, 22 मार्च हो गया, 22 अप्रैल हो गया, उसके बाद 22 मई हो गया। तो याद रखना है विश्व जल दिवस हो गया ये, उसके बाद विश्व पृथ्वी दिवस हो गया, उसके बाद विश्व जैव विविधता दिवस, जैव विविधता दिवस। तो इन तीनों को याद रखना है। 22 मार्च को जल दिवस, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, 22 मई को जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। उसके बाद 78 में है मेघालय की गारो पहाड़ियों निम्न में से किस फसल के उत्पादन के लिए जानी जाती है? तो मेघालय की गारो पहाड़ियों जो है संतरा के उत्पादन के लिए जानी जाती है। उसके बाद 79 में है भारत में वन नीति 1952 ईस्वी का संशोधन कब किया गया? तो भारत में वन नीति 1952 में जो आया था इसमें संशोधन कब हुआ था? तो बताना है 79 का राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1988। तो 1988 में जो है भारत में वन नीति में संशोधन किया गया। तो भारत में वन नीति में संशोधन किया गया, इसी को कहा जाता है न्यू वन नीति, न्यू वन नीति। उसके बाद 80 में है नेफा है। नेफा बताना है, नेफा क्या है? इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? नेफा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी। तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी, नॉर्थ ईस्ट फ्रंट एजेंसी 1972 में एक प्रांत था। क्या था? 1972 में एक प्रांत था। फिर इसको 1987 में जो है राज्य का दर्जा दिया गया। 1987 में इसे राज्य का दर्जा दिया गया और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। इसका नाम क्या कर दिया गया? अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 81 में पशुओं की रेड सिंधी नस्ल निम्न में से किस घरेलू पशु से संबंधित है? तो 81 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, गाय से संबंधित है। रेड सिंधी नस्ल जो है किससे संबंधित है? गाय से। उसके बाद 82 में है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। तो भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट। जबकि उत्तरी बिंदु पूछेगा तो क्या हो जाएगा? इंदिरा कोल। और इंदिरा पॉइंट को भी दूसरा नाम भी कहा जाता है, इसको क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट। कौन सा पॉइंट? पिग्मेलियन पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? पिग्मेलियन पॉइंट। उसके बाद 83 नंबर सवाल है लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है? तो बताना है लोनावाला जल विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है। यह जो अवस्थित है
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। लोनावाला जल विद्युत संयंत्र जो है कहाँ पर अवस्थित है? महाराष्ट्र में अवस्थित है। उसके बाद जो 84 नंबर सवाल है, भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना बताना है कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1948 में जो है भारत में परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना हुई थी। अगर भारत में जो है परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुआ था? तो 1945 में जो है भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम शुरुआत हुआ था। उसके बाद 1948 में जो है परमाणु ऊर्जा आयोग का स्थापना हुआ। उसके बाद 1954 में जो है परमाणु ऊर्जा विभाग का स्थापना हुआ था। इन तीनों समय को जो अच्छे से याद रखना है। उसके बाद 85 नंबर सवाल है, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में अवस्थित है? तो नामदफा कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में जो है नामदफा अवस्थित है। तो इसको जो है 1972 ईस्वी में जो है वन्य जीव अभ्यारण्य घोषित किया गया था। उसके बाद अगला नंबर सवाल है 86 में है, दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। तो दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी कौन सी हो जाएगी? तो 86 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 86 का राइट आंसर हो जाएगा अनाई मुडी। तो इसकी ऊंचाई की बात किया है तो इसकी ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। तो अनाई मुडी की ऊंचाई कितनी है? 2695 मीटर। उसके बाद 87 नंबर में है, अब रीजनिंग से सवाल है। 87 में है, एक वर्गाकार कागज के टुकड़े को निम्न तरह से मोड़ा गया और दिए गए चित्र के अनुसार इसे काटा गया। कागज के टुकड़ों को खोलने के बाद कैसा दिखाई देगा? सही विकल्प चुनना है। तो बताना इसका सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। खोलने पर कैसा दिखाई देगा? ऐसा ही दिखाई देगा। उसके बाद 88 में है, दिए गए चित्रों में से कौन एथलीट एशियन और इंडियन शब्द सही संबंध दर्शाता है? तो एशियन, इंडियन, एशियन के अंदर कौन आ जाएगा? इंडियन आ जाएगा। उसके बाद एथलीट, एथलीट तो दोनों हो सकते हैं। उसके बाद 88 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी। उसके बाद 89 में है, एक आदमी 2 तथा 7 अंगों के बिना 50 से 99 तक की सभी संख्याओं को लिखता है। कितनी संख्याएं लिखी गई है? तो 89 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। 90 में है, यदि m बराबर 13 पेन बराबर 35 तो होटल के लिए क्या होगा? m 13 पेन, तो इसको जोड़ कर बनाया गया होटल को। एस का क्या हो जाएगा? 8 जोड़ ओ का क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। टी का 20 हो जाएगा। ई का 5 हो जाएगा। एल का क्या हो जाएगा? 12। 12 5 17 20 37। 37 15 क्या आ जाएगा? 37 15 52। 8 क्या आ जाएगा? 60। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। उसके बाद 91 में है, निम्न श्रेणी में दाईं ओर से 8वें के दाएं तरफ चौथा अवयव कौन सा है? तो पूछ रहा है निम्न श्रेणी दाईं ओर से, पूछ रहा है दाईं ओर से 8वां, फिर दाईं तरफ से चौथा। तो सेम है तो घटा देना, 8 में 4 गया 4। तो दाईं ओर से चौथा क्या? पहला दूसरा तीसरा चौथा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद 92 में, किस लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो लीप वर्ष के लिए निम्नलिखित महीनों में से किसका समान कैलेंडर नहीं होगा? तो 92 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मार्च और सितंबर का समान कैलेंडर नहीं होगा। उसके बाद 93 में है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग HCl स्त्रावित करता है? तो HCl कौन निकालता है? तो यह अमाशय निकालता है। उसके बाद 94 में, चित्र में दर्शाए अनुसार के अर्धवृत्त का व्यास AB है। अर्धवृत्त का व्यास क्या? AB है। यदि एक क्यों बराबर AP, एक क्यों बराबर AP है तो निम्न सही विकल्प क्या हो जाएगा? तो 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? सी नंबर, कौन ए पी बराबर कौन ए क्यों भी, क्योंकि यहाँ पर जो कौन जो बनेगा व्यास द्वारा बनाया गया कौन कितना होता है? 90 डिग्री होता है। उसके बाद 95 नंबर में है, एक वृत्त की परिधि 880 मीटर है तो वृत्त का व्यास होगा। वृत्त की परिधि का सूत्र होता है 2πr, दिया हुआ है कितना है? 880 है। तो 2 गुना 22/7 गुना r, तो क्या आ जाएगा? 22 दूनो 44, 880 है तो 44 दूनो 88, 20 बार में कटेगा। उसके बाद r बराबर क्या हो जाएगा?
उसके बाद आर बराबर क्या हो जाएगा 140। तो डी बराबर क्या होता है तो 2r होता है, तो 140 गुना 2 कितना हो जाएगा 280 मीटर। कितना हो जाएगा व्यास तो 280 मीटर। उसके बाद 96 नंबर में है ए बी सी गुणोत्तर श्रेणी में है, तो लॉग ए लॉग बी लॉग सी है, तो क्या हो जाएगा तो 96 का राइट आंसर हो जाएगा ए समानांतर श्रेणी में। उसके बाद 97 में है यदि ए तथा बी क्रम से असमीकाय 5x+2 लेस देन 8x-1 तथा 7x-2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x+c, जहाँ x n का हल समुच्चय है तथा समुच्चय ए यूनियन बी है, तो 97 का राइट आंसर क्या हो जाएगा डी 5 6 7 8। उसके बाद 98 में है 2p/p² - 2p + 1/4, तो p+1/p का मान बताना है। तो इसको हल करने पर जो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 10 आंसर आएगा। उसके बाद 99 में है एक खिलौना घन की सभी सतहों को लाल रंग से रंगा जाता है। इस घन को 64 छोटे समान घनों में काटा जाता है। कितने छोटे घन ऐसे हैं जिनकी किसी भी सतह पर लाल रंग नहीं है, तो 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। उसके बाद 100 में है कलोल पावर विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है, तो कलोल पावर विद्युत परियोजना जो है कहाँ पर अवस्थित है तो गुजरात में अवस्थित है। एक और याद रखना NTPC, NTPC की स्थापना कब की गई थी तो 1975 में। 1975 में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले सेट में। जय हिंद।